पास खास स्पेशलाइज्ड उस टॉपिक पर नॉलेज नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई भी बातें हो सकती है। ठीक है, सिंस दे आर नॉट स्पेसिफिक ट्रेनर, सिंस दे आर नॉट प्रोफेशनल ट्रेनर, वो क्या है, उन्होंने भी काम करते करते सीखा है और अपने जो भी उनकी लर्निंग है उसके हिसाब से वो अपने जूनियर्स को या जो भी न्यू रिक्रूट्स है उनको वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कुछ जैसे कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनर होता है जिसका स्पेसिफिकेशन होता है ट्रेनिंग में, उसका स्पेसिफिक उसने कुछ कोर्स कर रखा है, स्पेशलाइज्ड है, तो उसके बनस्पति जो ट्रेनिंग देने का स्किल होगा सीनियर में वो उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होगा। सिखा तो देगा वो आपकी चीजें, लेकिन बहुत अच्छे से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सिखा पाएगा। दूसरा, इट मे हैपन दैट ही इज नॉट इंक्लाइंड। इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी हो सकता है कि उसे सब कुछ मालूम है, ठीक है ना, लेकिन वो सिखाना नहीं चाहता। क्यों नहीं सिखाना चाहता? क्योंकि कभी कभी उसे लगता है कि इफ द जूनियर्स आर मोर टैलेंटेड, हैविंग मोर डिग्रीज, हाँ, मोर एडवांटेज ओवर देयर ओवर द सीनियर, तो उसको लगता है कि सब कुछ इसे सिखा दूंगा तो बहुत जल्दी ये मेरा सीनियर बन जाएगा। और ये फियर भी होता है कभी कभी आपके इमीडिएट बॉस को। इसीलिए कहते हैं ना कि गुरु हमेशा गुरु मंत्र अपने पास रख लेता है, मतलब जो कुछ एक ऐसा चीज होता है जो वो अपने पास रख लेता है ताकि तुम उसको उसके ऊपर ना चले जाओ। तो दैट इज व्हाट दिस इज द लॉजिक ओवर हियर, कि हो सकता है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के आपको ना सिखाए, क्योंकि उसको कभी ना कभी ये फियर होता है कि अगर ये बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, उसके पास अच्छी डिग्रीज है या अच्छे इंस्टीट्यूट से आया हुआ है, तो मे बी ये कभी मुझे मुझे मेरे ऊपर जाकर के मेरा बॉस बन सकता है, इसीलिए इसको थोड़ा कम सिखाओ, थोड़ा धीरे धीरे सिखाओ, इसको नीचे करके रखो। ठीक है, तो ये एक वहां पे हो सकता है पॉलिटिकल अप्रोच। नाउ सेकेंड पॉइंट, इट इज नॉट सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, सिंस इट इज इनफॉर्मल इट इज नॉट सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि कोई भी चीज कभी भी सिखाई जा सकती है, कुछ ये नहीं है कि क्या कुछ स्ट्रक्चर्ड है। आप लोग सब पहले अपने वीडियो को ऑन करिए, ऐसा लग रहा है ना कि मोबाइल के सामने बोले जा रहे हैं। हाँ, सब लोग ऑन करिए, वरना तुम्हें 3 बजे नींद आती है, मुझे अभी नींद आने लगेगी। अगेन, तो हम लोगों ने कहा था कि इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, इट इज नॉट सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड। ये भी इसका एक डिमेरिट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप एक सीक्वेंस वाइज जो किसी भी एक्टिविटी का सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे जो आपके सामने आने लगता है आप उसको क्या करते हो, वैसे वैसे आप सीखते चले जाते हैं। तो कोई सिस्टमेटिक कोई कोर्स नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता आपके पढ़ाई का। आप प्रिपेयर नहीं होते कि आज क्या सीखना है, पता नहीं जब जाएंगे तब आपके पास वो ड्रॉप किया जाएगा बॉम्ब की तरह और आपको फिर वो झेलना पड़ेगा। कभी कभी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग में आप पहले से कुछ पढ़ के जाते हैं या कुछ तैयारी करके जाते हैं, तो आपको जल्दी से आसानी से समझ में आने लगती है वो चीजें जो यहाँ मिसिंग है। तो दैट इज द अनदर डिमेरिट ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट, मैम थर्ड स्क्रीन है, शेयर नहीं है। ओके, थैंक यू, ये मुझे पता नहीं चल रहा था। ठीक है, अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो 2 पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, ये दोनों पॉइंट मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, देख लीजिए क्या क्या पॉइंट है। थर्ड है, पुअरली कंडक्टेड प्रोग्राम्स में क्रिएट सेफ्टी हजार्ड, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने देखा ये बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं है। तो अगर जो सुपरवाइजर है, जो सीनियर है जिसको देना है, अगर वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर के ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, अगर उसने बहुत ज्यादा अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाया, कैसे भी ठीक है वो आया तो कैसे भी करके सिखा देंगे, ये सिखा देंगे, ये सिखा देंगे, अच्छा ठीक है काम करने लगेगा। अगर वो बहुत इंटरेस्ट से काम नहीं ले रहा है तो मे भी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप ओरिजिनल वर्क स्टेशन पे बैठ के काम कर रहे हैं, जहां पे भी जिस मशीन पे आपको काम करना, आप उसके सुपरविजन में वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर उसने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, जरा सा भी कोताही बरती गई इस तरीके के ट्रेनिंग में, तो रिसोर्सेज की बर्बादी जो होगी वो अलग है, सेफ्टी हजार्ड भी हो सकता है, एम्प्लॉय जो उस पे काम कर रहा है उसके भी हेल्थ इश्यूज या उसके भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करने वाला काम है तो करंट का हमेशा डर रहता है।
अगर कुछ दूसरे इस तरीके का काम है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, वहां पे कुछ गिरने या कुछ कहीं से कुछ ड्रॉप होने का डर होता है, या फिर खुद ही जो कैरियर होता है उसके ड्रॉप हो जाने का डर होता है। तो ये सब डर होता है, अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं किया गया, सीरियसली इसको कंडक्ट नहीं किया गया, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो सामान है, जो मशीनरी है, वो सब भी खराब हो सकता है, रिसोर्सेज भी वेस्ट हो सकते हैं, और ह्यूमन के भी सेफ्टी पर ये बन सकता है। फोर्थ है द ट्रेनिंग में लर्न इन हफाजार्ड मैनर। हफाजार्ड मैनर का मतलब है जहाँ पे कोई स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन नहीं हो। हफाजार्ड हम बोलते हैं जब कुछ भी आगे पीछे कैसे भी करके सीख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है। हफाजार्ड को बोल सकते हैं अस्त व्यस्त, ठीक है ना, अस्त व्यस्त तरीके से आपको सिखाया जाएगा, नथिंग इज सिक्वेंशियल एंड सिस्टमेटिक। तो ये जो सीखने वाले होते हैं, जो न्यू रिक्रूट्स होते हैं या ट्रेनिंग होते हैं, वो बहुत हाफाजार्ड मैनर में सीखते हैं। कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होता, काम को करते समय डिसऑर्गेनाइज्ड वे में उनकी लर्निंग होती है। तो एकदम द ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग इज मिसिंग हियर। उसके बाद इनएक्सपीरियंस हैंडलिंग ऑफ मशीन, हाँ वही मैंने वहां पे कवर किया था कि सेफ्टी हैजर्ड में यहाँ पे वो एक्सीडेंट्स की बात कर रहा है कि आदमी का कुछ हो सकता है नुकसान, आदमी का कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन नीचे है कि जब सम यहाँ पे यही बात दिया है कि मान लो इनएक्सपीरियंस हैंडलिंग ऑफ मशीन करते हैं, अगर कोई न्यू कमर जिसको मशीन चलाने ठीक से नहीं आता है और वो फिर भी चला रहा है, ठीक है ना, तो ये इनएक्सपीरियंस हैंडलिंग ऑफ मशीन है। और अगर सुपरवाइजर कहीं भी दाएं बाएं हुआ, इधर उधर हुआ, तो हो सकता है वो टूल या इक्विपमेंट वो खराब हो जाए, टूट जाए, और इससे कोलोसल लॉसेस मतलब होता है, कोलोसल लॉसेस मतलब अ बिग लॉस, ठीक है ना, बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ठीक है। ऐसे तो मैंने सुना सुना है कि जमशेदपुर में जहाँ पे ये आयरन ओर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है ना, तो वहाँ आयरन को पिघलाया जाता है, ठीक है, किसी भट्टी में डाल डाल के, ब्लास्ट फर्नेस। हाँ एक मिनट। तो उस आयरन को पिघला बेल्ट किया जाता है कुछ बनाने से पहले, तो काफी ऊंचा ऊंचा वो फर्नेस होता है, ठीक है ना, काफी बड़ा बड़ा, ऊपर से वो पिघलाते रहता है। एंड दैट इज द केस कि उसपे जो वो काम करने वाला मजदूर था, जरा सा प्रॉब्लम हुआ, जरा सा वो झुक के देखने की कोशिश की उसने कि यहाँ पे अंदर जो मैं डाल रहा हूँ सही जगह पे जा रहा है कि नहीं, वट एवर उसके दिमाग में आया हो, एंड देन ही फेल डाउन इन दैट पर्टिकुलर फर्नेस, और फिर किसी को पता भी नहीं चला, एक्चुअली किसी ने वहां पे उसको देखा गिरते हुए, एंड इसीलिए पता चला, अदरवाइज पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गया, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला उसके अंदर से। जैसे आयरन पिघल जाता है वैसे ही नथिंग, नॉट अ सिंगल पार्ट इज गेट कवर्ड, गायब हो गया होगा, वो बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। तो वो ये चीज, तो ये इतना ज्यादा सेंसिबल है कि अगर आप किसी को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, वेरी सीरियस अबाउट दैट, क्योंकि वो तो सीखा हुआ, वो तो बरसों से काम को कर रहा था, तब भी ये मिस्टेक हुआ। तो जो सामान का क्षति होता है, नुकसान होता है, वो तो एक तरफ है, जान माल का भी नुकसान हो सकता है अगर हमने इसको बहुत सीरियसली कंडक्ट नहीं किया तो, राइट। बहुत बार ऐसा हुआ, जहाँ पे मैं काम करती थी वहां पे बहुत सारे हम लोग, जहाँ पे जो कंपनी थी ना, मेरी सेकंड कंपनी, वो एक्चुअली मेंटेनेंस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करती थी, फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनी थी। जैसे अभी तुम लोग पढ़ते हो, बहुत सारा देखते हो SIS वगैरह, जो सिक्योरिटी की है, नहीं तो SIS वगैरह देखते हो ना? यस मैम। अभी ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही वो कंपनी थी, ऐसे बहुत बड़ी कंपनी थी, मतलब उसका 3-4 जगह था ब्रांच ऑफिस, बैंगलोर में था, दिल्ली में था, दिल्ली के NCR में था, तो वो सब था। तो वहां पे भी हमारे यहाँ एक इलेक्ट्रीशियन थे, इसीलिए ESI या फिर मेडिक्लेम करवाना अपने एम्प्लॉयज का जरूरी होता है। वहां पे मैंने ESI का इम्पोर्टेंस देखा था कि उसको किसी दूसरे साइट पे काम करते करते करंट लग गया था उसको, और काफी ज्यादा वो, मतलब 5-6 महीना वो काम करने के लायक थी, वो काफी ज्यादा जल गया था वो, लेकिन बच गया, ठीक है ना। तो अभी होता है कि वहां से अगर उसका ESI हमने नहीं किया रहता, तो सारा खर्चा एम्प्लॉयर को देना पड़ता उसके जितने, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसके साथ ही एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए जब, लेकिन उसका ESI सिंस था, हम लोगों ने उसको एनरोल कर रखा था ESI पे, तो उसको एक दिन के लिए बस ESI के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, एक रात भर के लिए,
और फिर वो हॉस्पिटल अगर ज्यादा सीरियस का केस होता है तो अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्स या फिर इस तरीके के जो सफदरजंग इस तरीके के हॉस्पिटल में रेफर कर देता है। वहां आपका इलाज भी मुफ्त में होता है, दवाइयां भी आपको डिस्पेंसरी से फ्री में मिलती है। एंड देन जितने महीने भी आप काम पे नहीं जा सकते हो ना, उतने महीने आपको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन ईएसआई ऑफिस की तरफ से मिलते रहता है, राइट। तो दीज आर द बेनिफिट्स। इसीलिए ये सब चीज हम ऑन टाइम हो जाना चाहिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करती है। या तो आप मेडिक्लेम करवा दीजिए इफ इज अर्निंग। उस समय जब हम लोग काम करते थे उस समय 10,000 और 15,000 ही, 10,000 से शुरू हुआ था, 15,000 इज द हायर लिमिट। अब ये लिमिट 21,000 हो गया है, यानी 21,000 तक के लोगों को एएसआई में इनरोल कराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए आप कुछ दूसरा मेडिकल बेनिफिट अगर देना चाहते तो दीजिए। इससे नीचे का कंपलसरी है गवर्नमेंट की तरफ से कि कराना पड़ेगा। तो जब इंश्योर्ड रहता है तो एम्प्लॉयर, एचआर के लोग सभी सेफ रहते हैं, किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो एकदम टाइमली बेसिस पे ये सब हो जाना चाहिए, क्योंकि नेवर नोज, एक्सीडेंट कभी बोल के नहीं आता कि मैं आने वाला हूँ, कि हमेशा ऐसे ही आता है कि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ओके, तो हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको बता दिया कि ये क्यों ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत सेंसिबल है। यहाँ पे जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सुपरवाइजर या जो ट्रेनिंग दे रहा है इमीडिएट बॉस, उसके उसके ऊपर होती है कि वो अच्छे से ट्रेनिंग दे। नाउ अब हम लोग आते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, अब तो तुम बोलोगे कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है, ये तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही सारा काम हो जाता है, आदमी काम करते करते सीख भी लेता है, पता भी चलता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एक्चुअली जब हम हायर लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बिना ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, हाँ, ठीक नहीं है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुड बी क्लब्ड विद ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, तभी वो बहुत ज्यादा आपके फेवर में आएगा, बहुत ज्यादा उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कि ट्रेनिंग इज नॉट कंडक्टेड ऑन द एक्चुअल वर्क सेटिंग। इसको कहाँ किया जाता है, उसको वैसा ही वर्क सेटिंग प्रिपेयर करके आदमी को सिखाया जाता है। जैसे फर्स्ट है लेक्चर्स एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। लेक्चर्स एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हमारा आपका एग्जांपल, यू पीपल हैज बीन ट्रेन्ड एट, हैज बीन ग्रूम्ड फॉर योर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में जाकर के आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो बेसिक, जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, जो प्रिंसिपल्स है वो आपको आने चाहिए, जो भी है वो आप अभी सीख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें से आप कितना याद रखेंगे दैट डिपेंड, ठीक है ना, वो तो डिपेंड करता है कि कितना याद रहेगा। लेकिन जितना भी याद रहेगा, या फिर आपका एक बार बेस बना हुआ तो आप कभी भी रिवीजन करके जा सकते हैं। क्या होता है, इट जस्ट वर्क एज ए फाउंडेशन। इससे आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही होगी, ठीक है ना। वो और ज्यादा अच्छा, वो और ज्यादा तेज तब होगा जब आप उसको यूज करना शुरू करिएगा। लेकिन राइट नाउ यू आर, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको प्रिंसिपल से आपको बेसिक नॉलेज है, तो फिर जब ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते तो उनको सिखाने में आसानी हो जाती है। सिंस यू नो what are the fundamental rules, what are the fundamental theories of particular anything, any program, anything जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उनको वो आगे बताने में या उनके ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये उनको समझाने में आसानी होगी। तो ये क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से, ये भी एक तरीके का ट्रेनिंग है, आप लोगों का ट्रेनिंग है जो क्लासरूम ट्रेनिंग या लेक्चर्स के रूप में दिया जाता है, जहाँ जो थोड़ा सा हाँ, कभी कभी बोरिंग होता है अगर इसमें टूल्स एड्स ना यूज करे तो, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन इसमें पॉसिबल है। इमीडिएट फीडबैक हो सकता है कि अगर आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप क्लैरिटी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया लेक्चर इन क्लासरूम मेथड, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दूसरा है कॉन्फ्रेंस मेथड होगा। कॉन्फ्रेंस मेथड, कॉन्फ्रेंस मेथड तुम लोगों ने कभी सुना है डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस होता है, या यस फिर मैम, सुना। सुना है ना। एक्चुअली ये कॉन्फ्रेंस कहाँ, कहीं दूसरी जगह बुला करके फैमिली यस को मैम, भी बुलाया जाता है। फॉरेन डॉक्टर्स भी हाँ आते हैं, बोलो। फॉरेन फॉरेन डॉक्टर्स भी आते हैं, या आपको भी फॉरेन जाने स्पेशलिस्ट, का उस मौका मिलता उस है जो फील्ड यहाँ के के डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट है, सब आते या फिर किसी एक जगह पे बुलाया जाता है, कहीं दूसरी जगह कंट्री में भी हो रहा है तो किसी तीसरे चौथी जगह हर साल ये कॉन्फ्रेंस किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी नया इलाज है, जो भी नया जो खोज है, जो भी रिसर्च नई चल रहा है उस पे मशीन या मैम डिबेट एक तरह टेक्नोलॉजी से है, होता है। जो रिसर्च चल रहा है, आखिर इससे जो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, सभी लोग आए, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, डिस्कशन करें, उस चीज से नॉलेज गेन करें, और फिर अपने अपने जगह पे अपने अपने हॉस्पिटल्स में जाकर के उस न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करें, इम्प्लीमेंट करें। तो ये रिसर्च, ये कॉन्फ्रेंस मेथड है, वो भी एक ट्रेनिंग का पैटर्न होता है। तो मैंने अभी एग्जाम्पल में डॉक्टर्स का दिया है। ऐसा कॉन्फ्रेंस
हर किसी के लिए हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। इनफैक्ट जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं कॉलेजेस में, या जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, वो भी जाते हैं कॉन्फ्रेंस में। उनका भी कॉन्फ्रेंस कभी कभी दूसरे दूसरे जगह होता है, कभी कोई कॉलेज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब में वो लोग जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और जो भी जिस टॉपिक पे भी रिसर्च कर रहा होता है और जो टॉपिक होता है वहां का, उस टॉपिक पे क्या करते हैं वो लोग कि डिस्कशन करते हैं। जितने भी उसके स्कॉलर्स होते हैं, जितने भी लोग आते हैं, वो डिस्कशन करते हैं और उनकी फाइंडिंग्स क्या थी, उनकी कंक्लूजन क्या है, उसके बेसिस पे फर्दर कोई नया रिसर्च अपना शुरू करना चाहता है तो उसको बेस बनाते हुए यू कैन स्टार्ट योर न्यू रिसर्च वर्क। ठीक है ना। तो कॉन्फ्रेंस मेथड में होता है जहाँ पे जो भी लर्नेड पीपल होते हैं, जो भी स्कॉलर होते हैं, दे विल कम, दे विल पार्टिसिपेट, दे विल सेलेक्ट सम टॉपिक, डिस्कस ओवर दैट टॉपिक, एनालाइज दैट टॉपिक, और देन दे राइट डाउन द पॉइंट। ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, अगेन पुराने जमाने में जो शास्त्रार्थ होता था उसी को तुम समझ लो। तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग, जहाँ पे कुछ करके नहीं सीखना है, अपने अपने जो नॉलेज है उसको आप शेयर करेंगे, और वहां से बाय शेयरिंग यू विल लर्न द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डूइंग सम द सेम थिंग। ठीक है ना। जो भी आप काम करते आए उसी काम को और किसी नए नए तरीके से किया जा सकता है, ये आपको करने का मौका मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस गेम्स। बिजनेस गेम्स मतलब क्या हुआ? किसी को कोई आइडिया है बिजनेस गेम्स का? बिजनेस रिलेटेड गेम्स में सबसे पहले तो वीडियो ऑन करो। तुम लोग पता नहीं वीडियो क्यों ऑफ कर लेते हो। मैम आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है इसीलिए ऑफ हो अच्छा, मेरा स्क्रीन शेयर होता है तो मेरा वीडियो ऑफ होता है, आप लोगों का नहीं होगा। ठीक मैम है ना। आपका भी स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप सबके स्क्रीन पे हम लोग दिख रहे हैं, जो जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। ओके, ठीक है। नाउ ये जो है ना कॉन्फ्रेंस मेथड, वो मैं बता, कॉन्फ्रेंस मेथड बिजनेस गेम्स क्या होता है? बिजनेस रिलेटेड गेम्स। ठीक है ना। यानी कि कभी कभी एम्प्लॉयज को डिफरेंट ग्रुप्स, कहीं ये भी आउट आउट ऑफ द ऑफिस का जो एनवायरनमेंट होता है उससे बाहर होता है, कहीं बाहर ले जा करके नॉर्मली लोगों को, अगर वो ठीक है, अगर वो ऐसे सिंपल एक्टिविटी के रूप में वो लोग यूज करे तो हो सकता है। ऑफिस में नॉर्मली जो कंपनीज होती है इसको आउट ऑफ द दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से बाहर वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। वो प्रोडक्शन रिलेटेड कोई बिजनेस गेम हो सकता है, प्रमोशन या फिर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग रिलेटेड कोई गेम हो सकता है। इस गेम्स को क्या करते हैं? दे विल डिजाइन, द एचआर पीपल विल डिजाइन द गेम्स, और उस गेम्स के हिसाब से वो क्या करते हैं? ग्रुप्स बना देते हैं, और सबको एक इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो किसी को बोला ठीक है तुम XYZ कंपनी है, उसके तुम मान लो कि ये सीईओ हर्ष है, ठीक है ना। तो हर्ष को हमने सीईओ बना दिया, किसी को हमने एमडी बना दिया, किसी को हमने सीनियर मैनेजर बना दिया, किसी को हमने कंट्री हेड बना दिया, किसी को हमने जनरल मैनेजर बना दिया, किसी को हमने ब्रांच हेड बना दिया, और एक प्रॉब्लम दे दिया। ठीक है ना। ये बिजनेस, ये टॉपिक है हमारा। अब इस गेम पे आप लोगों को क्या करना है? यू हैव टू रोल प्ले। बिजनेस गेम्स रोल प्लेइंग भी होता है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि इस प्रॉब्लम को, अगर मैं इस ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ये पर्टिकुलर गेम है, ये मुझे करना है, एक्टिविटीज है, फंक्शन है, जो इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपको परफॉर्म करने के लिए दिया जा सकता है, या उस गेम को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है। कई बार मैंने देखा है कि कई प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आपको कुछ वो कार्ड दे देंगे, ठीक है ना। कार्ड्स को बोलेंगे कि आप कोई भी अल्फाबेट लिखिए, कभी जी, कभी जेड, कभी आई, कभी कोई दूसरा अल्फाबेट, एंड देन मैं ऐसे करके आप उस आई को लिखिए, उस जैसे आपकी मर्जी। आपके टीम में अब ये अब डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उस अल्फाबेट को लिखते हैं, किस तरीके से उस अल्फाबेट को सजाते हैं, और किसी एक किक से, कहीं एक जगह से एक किक देना है और पूरा का पूरा कार्ड गिर जाए। ठीक है ना। तो कुछ चीजों में, जैसे जेड में, इट इज वेरी इजी टू मेक देम फॉल, ठीक है ना। लेकिन कुछ केसों में जैसे कैपिटल आई लिखेंगे तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, है ना। आई के केस में इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो आप किस तरीके से लिखेगा, इट्स अप टू यू। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि कैसे लिखना है, इट्स अप टू यू। आपको बस आई अल्फाबेट लिखना है इस कार्ड से, और ऐसे लिखना है कि ये गिरे। इससे क्या होता है? एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं। तो ये इस तरीके के बिजनेस गेम्स दिए जाते हैं। इसी तरह रोल प्लेइंग अनदर एग्जाम्पल है इसी का, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। रोल प्लेइंग में डिफरेंट रोल्स, जो अभी मैंने कहा ना कि रोल दे दिया जाता है, किसी को जीएम, किसी को एमडी। बिजनेस गेम्स में गेम्स दिए जाते हैं, यानी प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उसको
उसमें डिसीजन मेकिंग करने के लिए बोला जाता है, एंड देन यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। रोल प्लेइंग में एक आर्टिफिशियल सिचुएशन दे दिया जाता है, एंड सब लोगों को, जो लोग स्टार परफॉर्मेंस, जो लोग हो सकता है अगले 2 साल में टॉप लेवल पे पहुंच जाए, उनका प्रमोशन हो जाए, उनके लिए एक प्रिपरेटरी फेज होता है कि अगर अभी आप नहीं पहुंचे, बट सपोज अगर मैं आपको अभी जीएम बना देता हूँ, अगर आपको मैं कंट्री हेड बना देता हूँ, अगर मैं आपको सीईओ बना देता हूँ, तो हाउ विल यू टेक दिस सिचुएशन? ठीक है, आपका क्या किस तरीके का आपका बिहेवियर रहेगा, किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे पर्टिकुलर सिचुएशन में। यू हैव टू प्ले दैट पर्टिकुलर रोल। यानी कि जैसे हम इमेजिनरी रोल प्ले करते हैं ना ड्रामा में या फिर प्लेज में, उसी तरीके से आपको यहाँ पे रोल प्लेइंग करना है, अपने आप को उस रोल में रखते हुए। ठीक है, तो ये भी एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक ये भी एग्जांपल है। अगेन तीसरा एग्जांपल होगा, नेक्स्ट होगा केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? डिफरेंट केसेस, डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट कंट्रीज में जो केसेस हो चुके हैं, जो घटनाएं हो चुकी है, जो वहां पे इंसिडेंट हो चुका है, जो ऑलरेडी झेल चुके हैं, उससे वैसे ही आपको केस दे दिया जाए कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है तो हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, कैसे आप इस केस को सॉल्व करेंगे, हैंडल करेंगे। राइट, समझ में आया? केस स्टडी भी डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने के लिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को इंप्रूव करने के लिए दिया जाता है। डिफरेंट केसेस में भी कल को आपकी कंपनी में उस तरीके का प्रॉब्लम आ जाए तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, कैसे उसको टैकल करोगे। इट कैन बी लाइक दैट। केस सिंपल इतना ऐसा हो सकता है कि यू डोंट हैव राइट नाउ, यू डोंट हैव दैट मच फिनेंशियल प्रॉफिट, आपके ऑर्गेनाइजेशन को नहीं हुआ है कि आप अपने एम्प्लॉयज को इस साल हाइक दे सके। ठीक है ना, एंड देन एम्प्लॉयज में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, अब दे आर ऑन द वर्ज ऑफ स्ट्राइक या फिर काम छोड़ करके चले जाएंगे, कैसे करें? ठीक है ना एम्प्लॉयज को, सारे एम्प्लॉयज एक साथ चले जाएंगे तो आप काम नहीं कर पाइएगा। तो एम्प्लॉयज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी रोकना है। अभी हमारे पास फंड नहीं है तो फाइनेंस मैनेजर बोल रहा नहीं, हम अभी हाइक तो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते, पूरा कंपनी बैठ जाएगा। हाउ विल यू हैंडल दैट पर्टिकुलर केस, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? ये एक आदमी को दिया जा सकता है कि इसको सॉल्व करो, तुम कैसे करोगे। राइट, देयर में बी डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट व्यूज। ठीक है ना, डिफरेंट आदमी आपको डिफरेंट, कहीं से आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो इससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग को इनहांस किया जाता है। क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग इस तरीके के केसेस को सॉल्व करके इंप्रूव होता है। ठीक है, आपके पास कोई सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का, जो प्रॉब्लम मैंने दिया? बोलो, मैं तुम्ही लोगों से पूछ रही हूँ। हे भगवान, मैम ईयरली जो कहाँ है सब लोग? बोनस दिया जाता है, मैम ईयरली हम जो बोनस की बात दिया ही नहीं जाता कर है रहे, हम बोनस की बात ही नहीं कर रहे। मार्च महीना आ गया है एंड ऑन एवरी मार्च आज तक का हमारा ट्रेडिशन है कि हम अपने एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट देते हैं। ठीक है ना, उनको हम इंक्रीमेंट देते हैं, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम उनको अप्रेज करते हैं और हम उनको इंक्रीमेंट देते हैं। तो आपके पास क्या तरीका होगा ऐसे सिचुएशन में? कोई सोल्यूशन नहीं? हम्म, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे में क्या किया जा सकता है, सोचो जरा। प्रॉब्लम रिपीट इसमें यहाँ पे कोई बिजनेस फैमिली से नहीं है क्या? क्या बोल रहे थे तुम उत्तम? मैम प्रॉब्लम रिपीट कीजिए ना। प्रॉब्लम रिपीट कर रही हो? ओके, प्रॉब्लम ये है कि सपोज करो यू आर द एमडी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रॉब्लम ये है कि आपका जो 2 साल का जो पूरा का पूरा बैलेंस शीट है वो बिल्कुल गड़बड़ा गया है, सिंस ड्यू टू दिस पैंडेमिक और ड्यू टू सम एक्सटर्नल पॉलिटिकल रीजन या कोई भी इकोनॉमिकल रीजन के कारण यू आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट इन ऑर्गेनाइजेशन। और इस साल आपकी हालत बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज को कोई भी इंक्रीमेंट दे सको। ठीक है ना, आप इंक्रीमेंट देने के हालत में नहीं हो एंड द एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी वेरी मच डिससेटिस्फाइड। उनको अब लगता है कि नहीं, अब हम इस साल अगर मुझे नहीं मिला हम लोग को हाइक तो विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन, विल गो फॉर रिवॉल्ट, हम स्ट्राइक कर देंगे या कुछ ऐसा
तो आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करोगे कि आपका काम भी हैम्पर नहीं हो और आपके लोग हम भी उसमें एक छोड़ प्रोग्राम कर लेंगे और उसमें ये जैसे वर्क ऑफ द ईयर ऐसे जो बढ़ता है ना प्राइस, वैसे सबके सामने बांट देंगे, खुश हो जाएंगे चने की झाड़ पे। और कोई सॉल्यूशन? कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। There मैम may be a मोटिव general meeting. Yes. को Yes. क्या? मैम एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे और कंपनी का सिचुएशन उसको समझाएंगे। बिल्कुल, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे उसने बोला नहीं, ऐसे चने के झाड़ पे तो सब लोग नहीं चढ़ेंगे उत्तम, क्योंकि एम्प्लॉयज आर वेरी मच Ever. स्मार्ट एंड वेरी मच सिंसियर। वो इतनी मेहनत करते हैं तो आप उनको ठग नहीं सकते हैं। तो ठगने वाला अप्रोच जो है ना, दैट इज नॉट एथिकल अप्रोच। जो सही अप्रोच है वो ये अप्रोच है कि जस्ट हेल्ड द मीटिंग ऑफ ईच डिपार्टमेंट हेड, ईच ब्रांच हेड। आप उनके साथ एक मीटिंग करिए और उनको समझाइए कि दीज आर द कंडीशंस, हम अभी अच्छी जगह टाइम से नहीं कर सकते। अगर हम ग्रोथ करेंगे, ठीक है ना, अगर हम सैलरी हाइक करेंगे तो हमको फोर्सफुली हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ेगा, रिट्रेंच करना पड़ेगा, तभी हम कुछ लोगों की सैलरी इंप्रूव कर पाएंगे। सो द कोर्ट इज नाउ इन योर, द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट, ठीक है ना। आप बॉल को आप उनके कोर्ट में डाल दीजिए, यानी एम्प्लॉयज के पाले में डाल दीजिए। नाउ दे हैव टू डिसाइड वेदर दे लाइक रिट्रेंचमेंट, they like layoff, or they like no increment in salary, but they should go by job this year, they will maintain like that, and then आप उसको additional बोल सकते हैं कि next time will make profit will give you extra edge, ठीक है ना। हम आपको extra थोड़ा benefit देंगे, थोड़ा profit देंगे, या थोड़ा ज्यादा share करेंगे हम in form of bonus, या जो भी कहो। आपके increment भी होंगे और आपका बोनस का भी हम थोड़ा ज्यादा पार्ट बढ़ा करके आपको देंगे। लेकिन दिस ईयर अगर हम ये देते हैं तो क्या हो सकता है, हमें फोर्सफुली, हम चाहते तो नहीं लेकिन फोर्सफुली फिर वैसा हमको करना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट करना है विच ऑप्शन यू हैव टू गो। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग नौकरी छूटने के डर से सेकंड ऑप्शन ही ऑप्ट करेंगे कि ठीक है, विल दिस इज ये ईयर सर्वाइवल का है, विल सर्वाइव, नेक्स्ट ईयर विल थिंक अबाउट इंक्रीमेंट एंड ऑल। समझ में आया? ऐसा एक नहीं, ऐसे फिर और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं मतलब मेरे दिमाग में एक तरीका है, आपके दिमाग में कोई दूसरा तरीका हो सकता है, बट दीज आर द वेज जिससे एम्प्लॉय मान जाते हैं, ठीक है ना। इससे एम्प्लॉय मान जाते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमको थोड़ा ज्यादा करके मिलेगा, थोड़ा ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा, और हम थोड़ा ज्यादा भी काम करके, अभी सिंस कंपनी इज गोइंग थ्रू द टफ टाइम, तो हमको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। कंपनी का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो बहुत सारे एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है ना, जॉबलेस हो जाएंगे। तो कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहेगा तो एम्प्लॉयज का आज नहीं तो कल बेहतर होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टी ग्रुप ट्रेनिंग। टी ग्रुप ट्रेनिंग क्या होता है? टी ग्रुप ट्रेनिंग को हम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। टीम में आप कैसे काम करते हैं, हाउ यू बिहेव, आपकी बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, किस तरीके से आप काम करेंगे टीम मेंबर्स के साथ, इसी को हम टी ग्रुप ट्रेनिंग कहते हैं। तो जब किसी एम्प्लॉय को अपर लेवल पे, हायर लेवल पे प्रमोट किया जाता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ही होता है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, नीचे से ऊपर आते तो हमें पता नहीं चलता है। यू हैव टू बी एम्पैथेटिक। आप अपने जूनियर्स को, आप अपने कलीग्स को, आपके नीचे एक टीम काम कर, उस टीम को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि सीनियर्स द्वारा कही गई एक बुरी बात पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी को खा जाती है, ठीक है ना। फिर वो जूनियर कभी भी उस दिन, एटलीस्ट उस दिन कभी भी अपने माइंड को इतना बैलेंस, संतुलित नहीं कर पाता है कि वो अच्छे से काम कर पाए। तो जब सीनियर कुछ बात बोले ना, इवन इफ आपको उसको फटकार लगानी है, आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो खुद से उसको गिल्टी फीलिंग्स हो और वो अच्छे से काम करे। इट्स नॉट लाइक कि आप उसको रफली हैंडल कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है, और हायर पोजीशन पे एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है। एम्पैथेटिक मतलब दूसरों के तकलीफ को फील कर पाना, एंड देन आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए उस तरीके के पॉलिसीज बना सकते हैं, या उनको उस तरीके का लीव ग्रांट कर सकते हैं, या जो भी उनको चाहिए उस समय वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इफ यू आर सेंसिटिव, इफ यू हैविंग एम्पैथेटिक क्वालिटीज, तो एक मैनेजर के लिए एम्पैथिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए एम्पैथी और सेंसिटिविटी और बिहेवियरल ट्रेनिंग के रूप में टी ग्रुप ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है, खासकर टॉप लेवल पोजीशंस पे, ठीक है।
नाउ मेरिट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इसके भी है। आप लोग मेरिट्स देखिए, सबसे पहला क्या है, ट्रेनी आर यूजुअली एक्सपीरियंस्ड एनफ टू ट्रेन, यानी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो ट्रेनर है, वो क्या है, वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि वो स्पेशलाइज है, उनको अलग से हायर किया गया है। या फिर कभी कभी कोई कंपनी, जैसे मुझे याद है एचडीएफसी बैंक में ना रिक्रूटेड होते थे, फुल टाइम ट्रेनर्स होते थे, इसलिए फुल टाइम ट्रेनर्स होते थे क्योंकि आज इस ब्रांच में तो कल किसी और ब्रांच में, तो कल परसों किसी और ब्रांच में फ्रिक्वेंटली ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहता था। तो अगर आपके यहाँ फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग अधिक है, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग अधिक है, तो फिर आप टेम्पररी हायर करेंगे कुछ वीक के लिए, कुछ महीने के, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो वो ऑन रोल ट्रेनर को रखते थे, ठीक है ना। दे आर एचआर स्पेशलिस्ट पीपल, जो ट्रेनिंग में जिनका खासा स्पेशलाइजेशन होता था वो रहते थे, और वो पूरे साल ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रिपेयर करते रहते थे, और किस किस क्या क्या नया ऐड किया जा सकता है, कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, ये सब वो चेक करते रहते थे। तो ट्रेनर्स जो होते हैं नॉर्मली ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कोई भी ट्रेनिंग आपको देता है, जो काम खुद करके सीखा हुआ है वो आपको सिखा देता है, लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एक स्पेशलाइज्ड उस टॉपिक का, उस विषय का एक स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट होता है ट्रेनर के रूप में, और वो आपको अच्छे से एक्सपीरियंस होता है, वो काम ये बहुत बार कर चुका होता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से उस ज्ञान को इम्पार्ट कर सकता है, उस नॉलेज को बांट सकता है। दूसरा है मेरिट्स में, इट इज सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज, ये काफी ऑर्गेनाइज होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये इतना ऑर्गेनाइज होता है कि आपको कल क्या ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाएगा, कौन से टॉपिक पे ट्रेनिंग है, क्या मॉड्यूल है, क्या सब्जेक्ट लिया जाएगा, क्या उसके अंदर आपको सब सेक्शन सिखाए जाएंगे, एवरीथिंग इज विद यू बिफोर हैंड। आप एक हफ्ते बाद जाएंगे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आपको एक हफ्ते पहले अपना सारा मॉड्यूल, सारा टिकट, सारा वेन्यू, सब कुछ पता है, कौन सिखाने वाला है, कौन कौन से लोग आने वाले, एवरीथिंग इज सो मच सिस्टमेटिक। तो ये सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें ट्रेनर और ट्रेनी दोनों अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकता है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये होगा, एक मिनट, efficiently created programs may add lot of value since it is efficiently created। मैंने कहा ना अभी कि वो सालों इस चीज को डिवाइस करते रहते थे कि हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या होगा, क्या क्या इसमें नया ऐड किया जा सकता है। तो जब ये एक इफेक्टिव आदमी इसको इफिशिएंटली उसको बनाता है, क्यूरेट करता है, उसको अच्छे से डिजाइन करता है, तो क्या होता है, उससे जो फाइनल आउटकम होता है उसमें आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जो लर्निंग होगा वो मच मोर बेटर होगा इन कंपैरिजन टू ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग जहाँ पे कुछ भी इतना ज्यादा सिस्टमेटिक या ऑर्गेनाइज नहीं है। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग गेट्स एम्प्लॉयज अवे फ्रॉम देयर वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, हम लोग इसको भी डिस्कस कर चुके थे कि सिंस इसको आउट ऑफ द ऑफिस में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसी एक्सटर्नल ऐसे जगह पे किया जाता है, कोई भी हो सकता है, वो हिल स्टेशन हो सकता है। नॉर्मली तुम्हें पता आईएएस का ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है, आईएएस लोगों को ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, जिनका ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ लबासना कहाँ, हिमाचल में मसूरी, उत्तराखंड, मसूरी में। हाँ, तो ऐसे ही बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिनके गेस्ट हाउस, ऑफिसेज, ट्रेनिंग सेंटर ऐसे जगहों पे होते हैं जहाँ पे आपको नेचर एटमोस्फेयर ऐसा प्रोवाइड किया जाए जो अपने आप में बहुत सूदिंग है, बहुत काम है, जिसका आपके माइंडसेट पे बहुत सूदिंग असर पड़े, ठीक है ना। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर के काम नहीं कर सकते हैं, कुछ नया नहीं सीखते, तो यू हैव टू गेट, हाँ, और ये मेन शहरों में नहीं होता जहाँ पे बहुत ज्यादा चैप हो वहां होता, वहां पे नहीं होता, ये आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, ठीक है ना, जहाँ पे आपको इत्मीनान का एक एटमोस्फेयर प्रोवाइड किया जा सके, जहाँ पे आप जितनी लर्निंग होगी आप अच्छे से, हाँ। तो जस्ट इट इज द मकसद ये भी होता है कि आप